फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के करीब सु युआन, सु क्यूई, सु यू और अन्य लोग राजधानी वापस लौट आए। राजधानी पहुंचते ही सु क्यूई और सु यू ने सबसे पहले अपने दादाजी से मिलने के लिए होड़ मचा दी। मैं पहले जाऊंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगा। दोनों भाई एक दूसरे को खींचने लगे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंत में सु यू अपने दूसरे भाई सु क्यूई से आधा कदम आगे निकल गया और ओल्ड मार्किस के कमरे में घुस गया। बाहर बहस कर रहे दोनों भाई जैसे ही ओल्ड मार्किस के कमरे में दाखिल हुए, तुरंत शांत हो गए। अपने दादाजी को, जो उनके जाने से पहले आंगन में मुक्केबाजी का अभ्यास कर लेते थे, आज बीमारी के बिस्तर पर लाचार पड़ा देख उनकी आंखें नम हो गईं। दादाजी को क्या हुआ? सु यू का गला भर आया। पत्र में लिखा था कि दादाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि हालत इतनी खराब होगी। सु क्यूई खुद को दोष देने लगा। ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता तो मैं ताजपोशी समारोह क्राउनिंग सेरेमनी में कभी नहीं जाता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दूसरे भाई। सु यू ने इस बार दुर्लभ रूप से अपने भाई को नीचा नहीं दिखाया। तुम हवेली में रहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, सु क्यूई ने सिसकते हुए कहा। कम से कम मैं दादाजी के साथ तो रह पाता। सु यू ने कहा, दूसरे भाई, खुद को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो। सु क्यूई अवाक रह गया। सु युआन भी ओल्ड मार्किस को देखने आए। उसके बाद वे भारी मन से बगल के अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में चले गए। वैद्य फू ने क्या कहा? सु युआन ने पूछा। सु मो ने अपने पिता से कुछ नहीं छुपाया। उन्हें जहर दिया गया है, साथ ही उन्हें दिल की बीमारी भी है। सु युआन चौंक गए और कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। क्या? पिताजी को जहर कैसे दिया गया? दिल की बीमारी तो चौंकाने वाली थी ही, लेकिन जहर दिया जाना उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय था। सु मो ने कहा, मैं गुप्त रूप से इसकी जांच कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैंने दादाजी के दैनिक खान पान के बारे में पूछा है और उसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हम इस संभावना को खारिज कर सकते हैं कि उन्हें गलती से जहर दिया गया होगा। तथाकथित गलती से जहर से तात्पर्य भोजन के आपस में प्रतिकूल फूड सप्रेशन होने से था। ऐसी स्थितियां दुर्लभ होती हैं, लेकिन अनसुनी नहीं। हालांकि ओल्ड मार्किस की स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सु मो ने अपनी बात जारी रखी, मुझे संदेह है कि किसी ने दादाजी को जानबूझकर जहर दिया है, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि कैसे और कहाँ। सु युआन ने सिर हिलाया और अपने बेटे के अनुमान से सहमत हुए। तुम्हारे दादाजी को जहर कौन देगा? सु मो ने गंभीरता से कहा, दादाजी जीवन भर सेना में रहे हैं। वे एक ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और उनके अनगिनत दुश्मन हैं। मुझे डर है कि केवल मकसद मोटिव के आधार पर कातिल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यदि हम लाभार्थियों बेनिफिशरीज के नजरिए से देखें तो सबसे पहले लाभार्थी वास्तव में पिताजी आपकी हैं। सु युआन झिझक गए। सु मो ने कहा, यदि दादाजी का निधन हो जाता है तो पिताजी सुचारू रूप से मार्किस ऑफ जेनबेग का पद संभाल लेंगे। मैं जानता हूं कि पिताजी दादाजी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दरबार के अधिकारी और राजधानी के नागरिक जानते हैं कि कुछ महीने पहले दादाजी का पिताजी के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था। दादाजी ने तो पिताजी को वारिस के पद से हटाने और मार्किस की उपाधि शाही दरबार को वापस करने की धमकी तक दे दी थी। सु युआन कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोले, तो अपनी उपाधि बचाने के लिए मैं अपने ही पिता पर हमला कर सकता हूं, ऐसी संभावना जताई जाएगी। सु मो की आंखें दृढ़ थीं। पिताजी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अफवाहें मुसीबत पैदा करेगी। सु युआन स्वाभाविक रूप से अपने पिता को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे समझ गए थे कि उनका बेटा उन पर भरोसा करता है। उनका बेटा केवल तथ्यों को सामने रखकर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण कर रहा था। उन्हें ऐसे बेटे पर गर्व था। ये देखकर कि उनके पिता को बुरा नहीं लगा, सु मो को राहत मिली और उन्होंने आगे कहा, दादाजी के पास सैन्य शक्ति है। यदि उनकी मृत्यु होती है तो इससे कई सैन्य परिवारों को लाभ होगा, जैसे वेई परिवार, मुरुंग परिवार, किन परिवार और लेंग परिवार। सु युआन ने अपना सिर हिलाया। किन और सु परिवार का साथ अटूट है। दादाजी के बिना शाही दरबार में किन परिवार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। किन परिवार दादाजी को नहीं फंसाएगा। रही बात वेई और लेंग परिवार की, सु युआन चुप हो गए। वेई और सु परिवारों के बीच के उलझे हुए रिश्तों को चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। सु मो ने आगे कहा, वैसे पिताजी, एक और बात है। सु युआन ने कहा, बताओ। सु मो ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, क्या दादाजी ने मिस सु की जांच करवाई थी?
सू युआन हैरान रह गए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सू मो ने बताया, गांव में मिस सू का एक उपनाम निकनेम है। उन्हें फैटी फैटी मोटी कहा जाता है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी दादाजी के सामने इसका जिक्र किया हो, लेकिन मिस सू ने बताया कि जब दादाजी होश में आए तो उन्होंने उन्हें फैटी कहकर बुलाया। सू युआन अचानक उत्साहित हो गए। सू मो ने उन्हें अजीब तरह से देखा। पिताजी, सू युआन ने खुद को शांत किया। बुआ जब छोटी थीं तब वे थोड़ी गोल मटोल फैटी थीं। पिताजी उन्हें हमेशा फैटी कहकर ही बुलाते थे। सू मो ने अध्ययन कक्ष में टंगी अपनी बुआओं की तस्वीरों को देखा। तस्वीर में दिख रही लड़की का शरीर तो सुडौल और सुंदर था, वह कहीं से भी मोटी नहीं थी। सू युआन ने धीरे से खांसते हुए कहा, बुआ ने चित्रकार को 200 टेल्स चांदी दी थी ताकि वह उन्हें तस्वीर में पतला दिखाए। इंसान भले ही मोटा हो लेकिन उसकी तस्वीर नहीं। शादी से पहले उनकी बुआ की एक तस्वीर किसी तरह आम जनता के बीच पहुंच गई थी। पूरी राजधानी को पता चल गया था कि सू परिवार में एक अप्सरा जैसी सुंदरी है। अनगिनत युवक उनकी बुआ के दीवाने थे और उनके लिए पागल हुए जा रहे थे। सू मो के चेहरे के भाव जटिल थे। क्या वह थोड़ी पतली थी? उस चित्रकार ने तो उसकी बुआ की तस्वीर से उनका आधा शरीर ही गायब कर दिया था। जब शांत पियर ब्लॉसम लेन में एक गाड़ी रुकी तब तक आसमान साफ हो चुका था। गुप्त रक्षक सीक्रेट गार्ड ने अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरों के साथ कहा, युवा स्वामी, हम पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं। क्या आप वाकई दरवाजा खटखटाना नहीं चाहते? आप किस उलझन में हैं? मुझे बताएं, मैं आपके लिए सब ठीक कर दूंगा। ठीक है। वे टीम ने ठंडी आह भरी। क्या वह गांव में जल्दी नहीं उठती थी? वहां तो वे आधी रात से ही नाश्ता बनाना शुरू कर देते थे। क्या राजधानी में आकर वह आलसी हो गई थी? वे टीम की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी और वह लगभग आधी रात से बड़बड़ा रहा था। गुप्त रक्षक को लगा कि अगर उसके युवा स्वामी का गुस्सा जानलेवा होता तो पियर ब्लॉसम लेन में कोई भी जीवित नहीं बचता। अंत में आंगन में कुछ हलचल हुई। वे टीम के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत अपनी लंबी चौड़ी आस्तीन झाड़ी। उसने अपनी पहचान वापस पा ली थी, इसलिए अब वह किसानों जैसे कपड़े नहीं पहने था। उसने एक चौड़ा सफेद लबादा और फर वाला गहरे रंग का रेशमी कुर्ता पहना था। उसकी मजबूत कमर पर एक उत्कृष्ट जेट बेल्ट बंधी थी। दूर से वह किसी अमर देवता की तरह दिव्य लग रहा था और करीब से वह बेदाग जैद जैसा सुंदर था। गाड़ी में रखे नाइट पर्ल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी स्पष्ट और सुंदर दिख रहा था। इतने शानदार रूप के सामने सबसे खूबसूरत महिला को भी हार माननी पड़ती। गाड़ी की खिड़की खोलो, उसने ठंडे स्वर में निर्देश दिया। गुप्त रक्षक गाड़ी से नीचे उतरा और खिड़की ऊपर उठाए। वे टीम ने कहा, यह बहुत ऊंची है। गुप्त रक्षक बुदबुदाया, क्या आप बैठने का कोण एंगल चुन रहे हैं? चरमराहट। आंगन का दरवाजा खुला। वे टीम बड़ी शान और गंभीरता से बैठा रहा। दुर्भाग्य से वह वैद्य फू थे। वैद्य फू वे टीम को नहीं जानते थे। उन्होंने सामने खड़ी गाड़ी पर एक नजर डाली और चले गए। चरमराहट। दरवाजा फिर खुला। वे टीम सीधा बैठा रहा। ये सू एर्गो था। उसने अपने नए जीजा को नहीं पहचाना, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसने देखा ही नहीं। वह घोड़े के बच्चे को बाहर शौच कराने ले गया और वापस आंगन में लौट आया। वे टीम अवाक रह गया। तीसरा व्यक्ति जो बाहर आया वो पिता सू चेंग थे। वे पूरी तरह जगे भी नहीं थे। उन्होंने घोड़े की हिनहिनाहट सुनी और सोचा कि उनकी बेटी वापस आ गई है। उन्होंने मदहोशी में एक नजर डाली। आह, मेरी बेटी नहीं है। वे वापस सोने के लिए घर के अंदर चले गए। वे टीम फिर से अवाक। क्या वह अभी भी पिता सू का सबसे प्यारा दामाद था? गुप्त रक्षक को अचानक अपने युवा स्वामी पर तरस आ गया। पूरी रात इंतजार करने के बाद आंगन के निवासियों ने एक के बाद एक उसे हवा नगण्य समझकर छोड़ दिया। यह क्या हो रहा था? वे टीम ने कहा, गाड़ी में थोड़ी घुटन हो रही है। गुप्त रक्षक ने कहा, ओह, तो क्या आप टहलने के लिए नीचे उतरना चाहते हैं? वे टीम बोला, चूंकि तुम इतना जोर दे रहे हो तो इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। गुप्त रक्षक दंग रह गया। उसने किस बात पर जोर दिया था? वे टीम बड़े रौब के साथ गाड़ी से उतरा और खुले आंगन के दरवाजे पर पहुंचा। संयोग से तीनों बच्चे भी उठ गए थे। वे देखना चाहते थे कि क्या उनकी मां वापस आ गई है और उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। तभी उन्होंने एक विशाल आकृति देखी। वे टीम ने धीरे से कहा, हे है। तीनों बच्चों ने 3 सेकंड तक उसे हक्का बक्का होकर देखा। अगले ही पल तीनों ने मिलकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। अच्छा नहीं हुआ। बदबूदार पिता उन्हें छीनने के लिए यहां आ गया था। मम्मा,
अंकल, मामा। तीनों छोटे बच्चों ने सु एर्गो की जांघ पकड़ ली। सु एर्गो ने पूछा, क्या हुआ? दाहू ने कहा, बाहर मत जाओ। सु एर्गो बोला, मुझे बंस खरीदने हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उन्हें भूख तो लगी थी। तीनों बच्चों ने समाधान खोजने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। शियाओहू ने अपने छोटे हाथ से इशारा किया। पिछले दरवाजे से। एरहू रसोई में सामान लाने वाली टोकरी लेने गया। दाहू ने अपने पंजों के बल खड़े होकर पिछले दरवाजे की कुंडी खोल दी। ये पहली बार था जब सु एर्गो इन तीनों बच्चों की ऐसी विशिष्ट सेवा का आनंद ले रहा था। उसने अपना सिर खुजलाया। ओह, ठीक है। सामने के दरवाजे पर वेई टिंग गुस्से में हंसा। नन्हे शैतान, 1 महीना न मिलने के बाद क्या उन्हें अब अपने पिता की जरूरत नहीं रही? देखो उस औरत ने उसके बेटों का क्या हाल कर दिया है। गुप्त रक्षक ने पूछा, युवा स्वामी, क्या वे तीनों बच्चे अभी यंग मास्टर्स ही थे? वेई टिंग राजधानी के रास्ते में ही था। उसे रास्ते में यूची शियू से सब पता चला था, लेकिन उसने सु परिवार और बच्चों को पहले कभी नहीं देखा था। ये सब उसी सु शियाओ की वजह से है। वेई टिंग ने ठंडी आवाज में कहा, जब मैं उसे अभी देखूंगा तो देखना मैं उससे कैसे निपटता हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सु परिवार की गाड़ी वहां पहुंची। मिस सु, हम पहुंच गए, कोचवान ने कहा। वेई टिंग ठंडे अंदाज में आगे बढ़ा और पर्दा उठाया। कोचवान ने हैरानी से कहा, अरे, आप कौन हैं? गुप्त रक्षक की तलवार कोचवान की गर्दन पर थी। वेई टिंग पूरे रास्ते अपना गुस्सा दबाए बैठा था। उसने किसी को सबक सिखाने के 100 तरीके सोचे थे, लेकिन इससे पहले कि वह भड़कता, उसने एक थका हुआ चेहरा देखा। सु शियाओ पूरी रात जागी थी और थकान के कारण गाड़ी में ही सो गई थी। वेई टिंग ने ठंडे मन से हाथ बढ़ाया और उसे सु शियाओ को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी से नीचे उतारा। कोचवान हक्का बक्का रह गया। गुप्त रक्षक भी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं थे। सबक सिखाने वाली बात कहाँ गई? वेई टिंग ने उस कोमल और गोल मटोल लड़की को अपनी बाहों में लिया तो उसे महसूस हुआ कि उसका वजन पहले से कम हो गया है। वेई टिंग ने त्योरियां चढ़ाई और गंभीर चेहरे के साथ घर के अंदर चला गया। गुप्त रक्षक ने अपना मुंह खोला, युवा स्वामी। वेई टिंग ने शांति से कहा, जाओ कुछ मांस खरीद लाओ। गुप्त रक्षक अवाक रह गया। ... तीनों नन्हे बच्चे सु एर्गो के साथ केवल बंस खरीदने के लिए पीछे आए थे, लेकिन एक बार खरीदारी करने के बाद उन्होंने घर वापस जाने से मना कर दिया। सु एर्गो को लगा कि शायद वे घर में बंद होकर ऊब गए थे, इसलिए उसने ज्यादा शक नहीं किया। बस बात इतनी थी कि काफी देर चलने के बाद वह थका तो नहीं था, पर उसे प्यास जरूर लगी थी। चलो वापस चलते हैं और कुछ पीकर फिर खेलने बाहर आएंगे, उसने तीनों बच्चों से कहा। तीनों बच्चों ने अपना सिर हिला दिया। राइस वाइन चावल की शराब, शियाओहू ने कहा। यह उसके द्वारा अब तक बोला गया सबसे सटीक उच्चारण था। पास में ही एक दुकान थी जहां राइस वाइन और विभिन्न प्रकार के बन मिलते थे। सु एर्गो ने अपना थूक निगला और कहा, ठीक है ठीक है। आखिरकार उसने 60 टैल चांदी कमाई थी और वह राइस वाइन के कुछ कटोरे खरीद सकता था। इस प्रकार वह अपने तीनों भतीजों को राइस वाइन पिलाने अंदर ले गया। कहते हैं कि दुश्मन अक्सर सनकरी राहों पर ही मिलते हैं। वहां उसकी टक्कर वास्तव में किन यून से हो गई। सटीक रूप से कहें तो किन यून ने उसे देख लिया था। किन यून को कल सु शियाओ की वजह से काफी कष्ट झेलना पड़ा था और वह अपने दादाजी और पिता से इसकी शिकायत करना चाहता था, लेकिन वे दोनों आधी रात तक व्यस्त थे। तब तक वह सो चुका था। जब वह आज सुबह उठा तो वे दोनों फिर से दरबार चले गए थे। वह गुस्से से भरा हुआ था और परेशान था कि अपना गुस्सा कहाँ निकाले। संयोग से उसे सु एर्गो दिख गया। सु एर्गो का कोड़ा बहुत निर्दयी था। उसे देखते ही किन यून के चेहरे में दर्द होने लगा। वह दूसरी मंजिल पर था, जबकि सु एर्गो और तीनों बच्चे नीचे हॉल लॉबी में थे। राजधानी की दुकानें अक्सर बदलती रहती थीं, लेकिन कुछ पुरानी और अनोखी दुकानें थीं जो कभी बंद नहीं हुई, जैसे उस दिन वाली नूडल की दुकान और आज का ये रेस्तरां। मैं वास्तव में ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही छत के नीचे खाना खा रहा हूं। कितनी बदकिस्मती है। लिटिल हाई ड्यूक को क्या हुआ? उसके सामने बैठे झांग परिवार के युवा स्वामी झांग शुन ने पूछा। ये जानकर कि आप राजधानी लौट रहे हैं, हमने आपका स्वागत करने के लिए कक्षाएं क्लासेस छोड़ दी। क्या हम इतने विचारशील नहीं हैं? बात तुम्हारी नहीं है, किन युन ने गुस्से में कहा। एक नीच नौकर है जिसे अपनी औकात नहीं पता, ली उपनाम वाले एक अन्य युवा स्वामी ने कहा। ओह, ऐसा कौन सा नौकर है जो हमारे लिटिल हाई ड्यूक को नाराज करने की हिम्मत करता है?
किन युन कौन था? वह ड्यूक प्रोटेक्टर एस्टेट का इकलौता बेटा और भविष्य का उत्तराधिकारी था। उसकी सगी बहन एक राजकुमार से शादी करने वाली थी। पूरी राजधानी में शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस युवा ड्यूक को उकसाने की हिम्मत करें। किन युन ने ठंडे स्वर में कहा, वही लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें पत्र में बताया था। वह राजधानी आ गया। तीसरे युवा स्वामी सुन कुंड ने खड़े होकर हॉल का मुआयना करना शुरू किया। वे सभी आवारा और बिगड़ैल शहजादे थे। किन युन के ये चापलूस दोस्त अक्सर उसे खुश करने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वही जिसके साथ 3 बच्चे हैं? सुन कुंड ने पूछा। ली और झांग शुन भी देखने के लिए करीब आए। ली ने कहा, अरे वाह, तिलवा बच्चे ट्रिपलेट्स कितने दुर्लभ हैं। वे दिखने में काफी अहम। झांग शुन ने जोर से खांसा। ली ने तुरंत अपनी बात बदली, वे मूर्ख लग रहे हैं। साफ पता चलता है कि वे गांव के गंवार हैं। वैसे वे राजधानी में क्या कर रहे हैं? किन युन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वे ठग रहे हैं। मेरे चचेरे भाई को उन्होंने बुरी तरह धोखा दिया है। ली ने हैरानी से पूछा, युवा स्वामी सू मो को भी धोखा दे दिया? यह मुमकिन नहीं, वे तो बहुत समझदार हैं। किन युन ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या पता? इसे ही कहते हैं कि पूरी जिंदगी होशियार रहे और एक पल में मती मारी गई। उन्होंने वैद्य होने का ढोंग किया और मेरे परदादा का इलाज करने के लिए मार्किस ऑफ जेनबेई की हवेली में घुस गए। कल जब मैं उनसे मिलने गया तो वे मरणासन लग रहे थे। ली ने मेज पर मुक्का मारा और नाराजगी जताते हुए कहा, अन्याय, ये तो हत्या है। मैंने अपने बड़े भाई को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी। वे जल्द ही मेरे चाचा और दादाजी को मार डालेंगे। अहम, झांग शुन ने कहा। मार्किस सू एक अच्छे इंसान हैं, वे ठीक हो जाएंगे। ये लड़का बार बार अपने बुजुर्गों के मरने की बात कर रहा था। क्या उसे ओल्ड मार्किस से कोई सहानुभूति नहीं थी? ली ने गंभीरता से कहा, हम उन्हें ओल्ड मार्किस को और नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। किन युन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? ली मुस्कुराया और बोला, इसमें क्या मुश्किल है? वे बस गांव के कुछ गंवार हैं। बस उन्हें राजधानी से बाहर खदेड़ दो। ये काम हम पर छोड़ दो। क्या ये काम करेगा? किन युन बुदबुदाया। सू परिवार उन भाई बहन पर बहुत भरोसा करता था, वह खुद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ली ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और अहंकार से कहा, तुम हमें बहुत कम समझ रहे हो। ये राजधानी है, हमारा अपना इलाका। अगर हम कुछ गंवारों को भी नहीं भगा सकते तो भविष्य में मैं राजधानी में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सुन कुंड ने अचानक कहा, अरे, वे बच्चे चले गए। सू एर्गो शौचालय गए और नन्हे बच्चों को याद दिलाया कि वे यहाँ वहां न भटकें। बदबू आ रही है। शियाहू ने बड़ा चढ़ाकर अपनी नाक सिकोड़ी। फिर वे तीनों नन्हे साथी वहां से चले गए। वे दूर नहीं गए, बस दुकान के आसपास घूमते हुए ऊपर की मंजिल पर चले गए। उनके कमरे से बाहर निकलने के बाद वे तीनों नन्हे बच्चे बगल के खाली कमरे से बाहर आए। उन्होंने अपना सिर टेढ़ा किया और अपने दोस्तों को देखने से पहले किन युन को देखा। उन्होंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। यंग मास्टर ली और अन्यों की योजना वास्तव में बहुत सरल थी, उन्हें डराना। अगर वे एक बार में नहीं डरे तो वे इसे दूसरी बार करेंगे। अगर दूसरी बार भी नहीं तो तीसरी बार। अगर वे पर्याप्त रूप से डर गए तो वे स्वाभाविक रूप से राजधानी में नहीं टिक पाएंगे। वे इतने डरपोक नहीं हैं। किन युन को लगा कि यह तरीका उचित नहीं है। यंग मास्टर ली ने बेरुखी से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार कोई न कोई उन्हें बचा लेता है। चलो पता लगाते हैं कि वे कहाँ रहते हैं और जब उनके साथ कोई सहारा देने वाला न हो तब उन्हें कुछ बार पीटेंगे। किन युन ने आगे कहा, उनके पास कुछ कौशल हुनर है। यंग मास्टर ली बोले, कुछ और रक्षकों को बुलाओ। तुम निश्चिंत रहो और हमारा तुम्हारा बदला लेने का इंतजार करो। बोलते बोलते उन्होंने झांग शुन और सुन कुंड को इशारा किया। वे दोनों अपने रक्षकों को बाहर ले आए। वहां कुल 7 रक्षक थे। राजधानी में बिना असली युद्ध कला के रक्षक बनना असंभव था। सू एर्गो इस समूह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यंग मास्टर ली ने निर्देश दिया, जब वह लड़का बाद में बाहर आए तो उसे गली में रोक लेना। एक रक्षक ने पूछा, उन 3 बच्चों का क्या? यंग मास्टर ली ने अधीर होकर कहा, क्या तुम 3 बच्चों को काबू में नहीं कर सकते? रक्षक बच्चों को डराना नहीं चाहते थे, लेकिन नौकर होने के नाते वे अपने मालिक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। वे गली में इंतजार करने चले गए। यंग मास्टर ली ने किन युन से कहा, चलो हम कोई जगह ढूंढते हैं और एक अच्छा तमाशा देखने का इंतजार करते हैं। वे अपनी आंखों से सू एर्गो को पिटते हुए देखना चाहते थे, तभी उनका गुस्सा शांत होता।
वे इसे बहुत खुलेआम नहीं कर सकते थे, अन्यथा अगर बड़ों को पता चलता तो वे उन्हें सजा देते। सामने एक चाय की दुकान थी, जिसकी दूसरी मंजिल का कमरा उस गली की ओर था जहां ये घटना होने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि वे दूर जाते, कुछ अप्रत्याशित हुआ। वे तीनों नन्हे साथी उनकी ओर चलकर आए। सबसे पहले सुन कून ने उन्हें देखा। वह शुरू से ही उन तीनों पर ध्यान दे रहा था क्योंकि वे वास्तव में बहुत प्यारे थे। बड़े भाई एरू ने अपना सिर उठाया और मासूमियत से उनकी ओर देखा। किन युन ने भौहें सिकोड़ी। सुन कून खुद को पूछने से न रोक सका, क्या बात है? उन तीनों ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे उनके पास आए और अपने छोटे हाथों से धीरे से उनकी आस्तीन स्लीव्स खींचने लगे। उनके 6 छोटे हाथ 4 आस्तीनों को खींचने के लिए पर्याप्त थे। किन युन सू भाई बहनों से नफरत करता था, जिसमें उनके साथ आए बच्चे भी शामिल थे। उसने लगभग स्वाभाविक रूप से अपनी आस्तीन झटक दी। दफा हो जाओ, ये गंदे बच्चे कहाँ से आए? मुझे मत छुओ। वह दाहू ही था जिसने किन युन को खींचा था। दाहू के हाथ ने वास्तव में किन युन को नहीं छुआ था और न ही किन युन की आस्तीन ने दाहू को थप्पड़ मारा था। हालांकि दाहू जमीन पर गिर गया। इसके तुरंत बाद एरहू भी अपने भाई के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शियाओहू सबसे दूर था, लेकिन वह भी गिर गया। तीनों में से वह सबसे अधिक नाटकीय और होनहार था। वह मुंह से खून थूक निकालने का नाटक करना भी नहीं भूला। पियू, ओह! सुन कून हक्का बक्का रह गया। यह क्या हो रहा था? क्या वे एक एक करके गिर रहे थे? पहले गिरने वाले के बारे में कहा जा सकता था कि उसे किन युन ने थप्पड़ मारा है। दूसरा, मुश्किल से पहले वाले से छुआ था, हालांकि ऐसा नहीं लगा कि उसे चोट लगी है। तीसरा इतनी दूर था, वह क्यों गिरा? स्कॉलर स्ट्रीट राजधानी के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक थी। वहां बहुत भीड़ रहती थी और इस पुराने भोजनालय में तो बहुत ग्राहक थे। जैसे ही वे तीनों गिरे, उन्हें तुरंत भीड़ ने घेर लिया। क्या हुआ? एक चाची ने पूछा। बगल में खड़ी एक युवती ने कहा, उस सफेद कपड़ों वाले युवा मालिक ने 3 बच्चों को थप्पड़ मारा और उन्हें नीचे गिरा दिया। किन युन ने गुस्से में घूरते हुए कहा, किसने थप्पड़ मारा? मैंने तो उन्हें छुआ तक नहीं। वे खुद ही गिर गए। वाह! तीनों नन्हे बच्चों ने आसमान की ओर देखा और रोने लगे। दर्द हो रहा है। ... एरहू सिसकते हुए बोला, नहीं, जानबूझकर नहीं। मत मारो, दर्द हो रहा है। सब समझ गए। ऐसा लगा कि कुछ बच्चे गलती से उससे टकरा गए थे और गुस्से में उसने उन्हें पीट दिया। हे भगवान, वे सिर्फ 3 साल के बच्चे थे। तुम उन्हें मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर वे टकरा भी गए थे तो तुम उन्हें डांट सकते थे। अगर तुम्हें हमला ही करना था तो उनके घर के बड़ों को मारते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बड़े अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे थे। तुम में बड़ों पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुमने अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला, है ना? यह क्या बला है? वह इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसका दिल इतना काला क्यों है? सड़क पर बच्चों को परेशान करना, खासकर इतने प्यारे बच्चों को, वास्तव में जनता के गुस्से को भड़का सकता था। किन युन इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा। उसने तीनों बच्चों की ओर इशारा किया। अगर तुमने फिर से झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीटूंगा। शियाओहू रोने लगा। वो वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। ... एक बहुत ही न्यायप्रिय लड़की ने अपने कूल्हों पर हाथ रखकर कहा, तुमने फिर भी कहा कि तुमने उन्हें परेशान नहीं किया। देखो तुम कितने खूंखार लग रहे हो। क्या तुम अभी भी हमला करना चाहते हो? मैं... किन युन हकलाने लगा। भोजनालय के प्रवेश द्वार से एक पल की बग्घी गुजरी। शोर इतना तेज था कि इसने बग्घी की मालकिन का ध्यान खींच लिया। उसने पर्दा उठाया और उत्सुकता से पूछा, वहां क्या हुआ? पास खड़ी दासी ने कहा, राजकुमारी, ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को परेशान किया गया है। वे बच्चों को भी परेशान करते हैं। महिला ने भौहें सिकोड़ी। बग्घी रोको। महिला अपनी दासी के साथ बग्घी से नीचे उतरी। सच कहें तो उसकी यात्रा बहुत ही साधारण थी। दुर्भाग्य से बग्घी के ऊपर के चंदोवे कैनपी ने उसकी पहचान उजागर कर दी। राजधानी के नागरिक अनपढ़ नहीं थे। वे साफ सुथरे कोचवान और चमकीले पीले चंदोवे को देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि यह शाही परिवार का कोई सदस्य है। यह अज्ञात था कि वह शाही परिवार का कौन सा सदस्य था। महिला ने एक पतला घूंघट वेल पहन रखा था जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। शाही परिवार के पवित्र चेहरे का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए सबने सिर झुका लिए। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई, इसलिए किसी को झुककर प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आसपास अचानक सन्नाटा छा गया। लोग स्वतः ही रास्ता बनाने लगे। महिला तीनों बच्चों के पास आए और नीचे बैठ गई। उसने प्यार से उनकी ओर देखा।
क्या बात है? तीनों नन्हे बच्चों ने एक साथ उसकी ओर देखा। दासी ने अपने होंठ सिकुड़े और लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब उसने सोचा कि कितने बच्चे हैं, तो उसे समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे। वह अपनी मालकिन को लेकर चिंतित थी, उसे डर था कि बच्चे कुछ ऐसा न कह दे जिससे उसकी मालकिन दुखी हो जाए। क्या मैं मर गया हूँ? एरहू ने पूछा। महिला दंग रह गई। एरहू की साफ और बेदाग आंखों ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। वरना मुझे परी क्यों दिखाई दे रही है? माँ ने कहा था कि परियां केवल आसमान में होती हैं। महिला स्तब्ध रह गई। दासी अपनी मालकिन से भी ज्यादा उलझन में थी। मालकिन का रूप, चपटा चेहरा, छोटी आंखें और उड़ी हुई भौहें। क्या उसे यकीन था कि उसने परी देखी है, चुड़ैल नहीं? महिला का घूंघट उसके चेहरे को छिपाने के लिए पारभासी ट्रांसलूसेंट था। हालांकि जिस क्षण वह बच्चे से पूछने के लिए झुकी, मंद हवा से घूंघट पहले ही उठ चुका था। सबने चुपके से उसे देखा। उसका चेहरा सबकी नजरों में था। सब सिहर उठे। क्या इस छोटे बच्चे को परियों के बारे में कोई गलतफहमी थी? अगर उसने खुलेआम झूठ बोला तो क्या उसका ज़मीर उसे नहीं कचोटेगा? महिला शर्म से लाल हो गई और काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाए। मालकिन, दासी ने उसे पुकारा और अपनी आंखों से घूंघट नीचे करने की याद दिलाई। महिला होश में आए और 2 बार खांसा। उसने अपना घूंघट ठीक किया और एरहू से पूछा, क्या हुआ? शियाहू उठा, अपना पिछवाड़ा ढका और लंगड़ाते हुए उसके पास गया। परी दीदी, उसने हमें मारा। उसने किन यून की ओर इशारा किया। किन यून के रोंगटे खड़े हो गए। तुम अभी दाहिनी ओर गिरे थे, अब अपने बाएं पिछवाड़े को क्यों ढक रहे हो? वहां और भी चोट थी। मैंने नहीं मारा। तुम कौन हो? महिला ने बेरुखी से पूछा। किन यून परखने में अच्छा नहीं था। वह उन कुछ मूर्खों में से एक था जिन्होंने महिला की पहचान का अंदाजा नहीं लगाया। हालांकि अगर उसने अंदाजा लगा भी लिया होता तो शायद उसने यह नहीं सोचा होता कि वह उसे नाराज नहीं कर सकता। आखिरकार उसका जीजा एक राजकुमार था। किन यून ने अपनी भौहें उठाईं। मैं अहम यंग मास्टर ली ने जोर से खांसा। यह एक चेतावनी थी कि सामने वाले को नाराज न करे जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड हो। किन यून को लगा कि यंग मास्टर ली उसे अपनी पहचान उजागर न करने की याद दिला रहे हैं, अन्यथा इससे ड्यूक के संरक्षक की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। उसने नाक सिकोड़ी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? महिला खड़ी हुई और अपना शाही तेवर दिखाया। इसे थप्पड़ मारो। दासी का मुंह खुला रह गया। मालकिन, वह कोचवान तुरंत वहां आया और किन यून का कॉलर पकड़ लिया। उसने उसे कई थप्पड़ मारे। किन यून थप्पड़ों से सन रह गया। मैं ड्यूक प्रोटेक्टर का युवा मालिक हूं। उसने सोचा कि ये शब्द सामने वाले को दबा देंगे। अप्रत्याशित रूप से महिला ने ऊपर भी नहीं देखा। ड्यूक की जागीर के लोग आम जनता का वेतन लेते हैं और आम जनता के लिए खड़े नहीं होते। इसके बजाय वे सड़कों पर कमजोरों को परेशान करते हैं। यह अपराध और भी बड़ा है। इन्हें पीटो। यंग मास्टर ली ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और चुपके से भागने की तैयारी की। एरहू ने महिला का हाथ पकड़ा। परी दीदी, वह भाग रहा है। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इन्हें भी साथ में पीटो। किन यून का सामना आज एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। किन और सू परिवार के लाडले के रूप में ऐसा कौन था जो उसे देखकर किन और सू परिवारों का सम्मान नहीं करता? जो उससे कम रुतबे के थे वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे, और जो उससे ऊंचे पद पर थे वे आमतौर पर उसकी कम उम्र के कारण उसे सहन कर लेते थे। संक्षेप में, आज किन यून को एक भयानक सबक सिखाया गया। उसके आवारा दोस्तों को भी नहीं बख्शा गया। सुन कून को लगा कि वह बहुत बुरी स्थिति में है। वह हमला नहीं करना चाहता था और उसने किन यून को रोकने की कोशिश भी की थी। फिर उसे साथ में क्यों पीटा गया? किन यून की पहचान अभी अभी उजागर हुई थी। एक दिन से भी कम समय में राजधानी की गलियों में ये खबर आग की तरह फैल जाएगी कि लिटिल हाई ड्यूक छोटे नवाब ने सड़क पर बच्चों को परेशान किया और उसे सबक सिखाया गया। कोई भी कल्पना कर सकता था कि जब वह प्रोटेक्टर ड्यूक की हवेली लौटेगा तो उसका क्या हश्र होगा। दूसरी ओर वह महिला तीनों नन्हे बच्चों को दुकान के अंदर ले गई। उसने एक कमरा मांगा और तीनों से पूछा, तुम किसके साथ बाहर आए हो? दाहू ने कहा, चाचा के साथ। महिला ने फिर पूछा, तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? एरहू बोला, शौचालय में। शियाहू ने अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, छी छी। बगल में खड़ी दासी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। महिला के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन जब उसने सुना कि उनके साथ परिवार का कोई सदस्य है तो उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसने उन्हें याद दिलाया, अब यहाँ वहां मत भागना, समझ गए? शियाहू ने कहा, जी। महिला ने आगे कहा, और सुनो, अब और झूठ नहीं बोलना।
तीनों ने अपनी पलकें झपकाईं। महिला ने हुकार भरी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहचान नहीं सकती? तीनों ने अपनी आंखें घुमाईं, शायद वे कोई नई योजना सोच रहे थे। हालांकि अंत में तीनों ने अपने सिर झुका लिए। दाहू ने कहा, वे चाचा को परेशान करना चाहते थे। बहुत सारे लोग थे, एरहू ने कहा। शियाहू ने नीचे की ओर इशारा किया। गली रोक रखी थी। महिला दंग रह गई। उसका यह मतलब नहीं था। रुको, क्या ये नन्हे बच्चे वास्तव में स्कैम धोखा कर रहे थे? महिला को अचानक गुस्सा महसूस हुआ। वह शाही परिवार की एक प्रतिष्ठित राजकुमारी वास्तव में कुछ बच्चों द्वारा घुमा दी गई थी। क्या कुछ और भी है? उसने अपने दांत पीसते हुए पूछा। एरहू ने आंखें झपकाईं और कहा, दर्द नहीं हो रहा है। शियाहू ने अपना हाथ हिलाया। शियाहू को भी दर्द नहीं हो रहा। दाहू ने सिर हिलाया। महिला ने पूछा, कुछ और? दाहू ने एक पल के लिए सोचा। मैंने छिपकर टॉफी खाई थी। उसने सुबह छिपकर टॉफी खाई थी। बाकी दोनों नन्हे बच्चों ने दाहू की ओर देखा। वह ऐसा कैसे कर सकता था? कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास टॉफियां कम थीं। एरहू को लगा कि वह पहले से ही काफी चालाक है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई उससे भी ज्यादा शातिर निकलेगा। वह बहुत गुस्से में था। महिला ने अपने उफनते सीने को शांत किया। एक बार फिर से सोचो, क्या तुमने आज किसी और चीज के बारे में झूठ बोला? अभी मुझे देखने के बाद तीनों ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ध्यान से याद किया। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। एक पल बाद तीनों ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, आज उन्होंने बस यही छोटे मोटे झूठ बोले थे। उससे परी दीदी कहना झूठ नहीं था। वह तो एक छोटे सज्जन का शिष्टाचार था। महिला फिर से उत्साहित हो गई। दाहू, एरहू, शियाहू। पिछवाड़े में सुएर्गो तीनों नन्हे बच्चों को ढूंढ रहा था। तीनों ने महिला से विदा ली और नीचे चले गए। महिला ने तब तक इंतजार किया जब तक सुएर्गो तीनों बच्चों को ले नहीं गया, फिर वह दासी के साथ बग्घी में वापस लौट आए। परी दीदी, महिला ने अपना चेहरा ढक लिया। वह शर्माई हुई और उत्साहित थी। अगर उसके कान रास्ते में न होते तो उसकी मुस्कुराहट उसके सिर के पीछे तक पहुंच जाती। आज मौसम कितना अच्छा था। बच्चे कितने प्यारे थे। वह वापस जाकर बच्चों का एक पूरा झुंड पैदा करना चाहती थी। उसके पास कोई पति कॉन्सॉर्ट नहीं था। ओह, कोई बात नहीं, वह ठीक था। ... जब किन युन को सबक सिखा दिया गया तो रक्षक उसे उठाकर घर ले आए। जब किन यानरान ने अपने भाई को चोटों से लथपथ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हुआ? किन युन को अपने जीवन में कभी इतनी भारी सजा नहीं मिली थी। उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी और वह केवल धीरे धीरे सिसक रहा था। फिर उसने किन युन के निजी सेवक की ओर देखा। मुझे बताओ, मेरे भाई को क्या हुआ? उसे इस तरह किसने पीटा? रक्षक ने विस्तार से सब कुछ समझाया। उसके वर्णन से किन यानरान ने ज्यादातर बातों का अंदाजा लगा लिया। पूरी राजधानी में केवल एक ही शाही परिवार ऐसा था जिसे प्रोटेक्टर ड्यूक की हवेली और झेनबेई के माकिस की हवेली की परवाह नहीं थी, और वह थी हर हाइनेस राजकुमारी। वह राजकुमारी हुई आन की उम्र की ही थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। राजकुमारी हुई आन, जिन्हें शाही परिवार की नंबर 1 सुंदरी के रूप में जाना जाता था, के विपरीत इस राजकुमारी का रूप रंग बहुत ही साधारण था और उन्हें थोड़ा बदसूरत भी माना जा सकता था। हालांकि शाही ज्योतिषी ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि उनके नक्षत्र शाही परिवार के लिए बेहद शुभ हैं। इस तथ्य के साथ कि वह मुख्य महल सेंट्रल पैलेस से थी, सम्राट उन्हें बहुत प्यार करते थे। किन युन रोने लगा। बहन, मेरी मदद करो, जीजाजी को बताओ। उन्हें कहो कि वे उसे सबक सिखाएं। किन यानरान ने अपनी मुठ्ठियां भींची और कोमल लेकिन सख्त आवाज में डांटा, तीसरे राजकुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद करो। सेंट्रल पैलेस मुख्य महल के प्रत्यक्ष वंशज को सबक सिखाना। क्या वह मरना चाहती थी? इसके अलावा गलती मूल रूप से किन युन की ही थी। किन यानरान ने कहा, भविष्य में इतने जिद्दी और शरारती मत बनना। तुम ड्यूक प्रोटेक्टर की हवेली के युवा मालिक हो। अपनी पहचान याद रखो। हर जगह मुसीबतें खड़ी मत करो। ... सुएर्गो तीनों नन्हे बच्चों को घर ले आया। वह एक बेपरवाह इंसान था। जब उसने दुकान छोड़ी थी तब किन युन और अन्य लोगों को सबक सिखाया जा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि यह उसकी वजह से या उसके बच्चों की वजह से हुआ है। तीनों नन्हे बच्चों ने घर में घुसने से मना कर दिया और आंगन में इधर उधर देखने लगे। तुम क्या कर रहे हो? अंदर आओ, सुएर्गो ने कहा। तीनों नन्हे बच्चों ने सावधानी से अंदर कदम रखा और चोरों की तरह दबे पांव चलने लगे, जिससे सुएर्गो उलझन में पड़ गया। वे तीनों सू चेन के कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा धकेला और उसे अंदर से बंद कर लिया। सुएर्गो अवाक रह गया।
सू शियाओ शियाओ बहुत थक गई थी और दोपहर तक सोती रही। अपनी नींद के खुमार में उसे धुंधला सा महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत गुस्से से घूर रहा है। हालांकि फिर उसने सोचा कि यह संभव नहीं है। उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए कोई उसे इस तरह नहीं घूर सकता। खैर, ये निश्चित रूप से एक भ्रम होगा। वह करवट बदलकर फिर से सो गई। वेइटिंग, जो पूरे दिन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा उसे घूर रहा था, निशब्द रह गया। शाम को तीनों नन्हे बच्चे घोड़े के बच्चे बछेड़े के साथ खेलने चले गए। सू एर्गो उनके पीछे पीछे गया। पिता सू चेंग एक छोटा स्टूल उठाकर सामने के आंगन में आ गए। उनके पैरों के पास बांस की पतली खपच्चियां थीं जो झोंग शान ने उनके लिए जुटाई थीं। बांस की इन खपच्चियों को उपचारित और सुखाया गया था, वे सूखी और लचीली थीं। जब वह छोटे थे तब वे केवल गाय चराते थे, इसलिए उन्होंने दूसरों से कुछ हुनर सीख लिए थे। कभी वे छिपकर सीखते थे तो कभी दूसरों के लिए काम करते समय। उनकी बेटी की टोकरी टूट गई थी। वह उसके लिए एक नई टोकरी बनाना चाहते थे। बाजार में टोकरी बिकती तो थी, लेकिन पहली बात तो ये कि वह महंगी थी। दूसरी बात, वह उनकी बनाई टोकरी जितनी मजबूत और टिकाऊ नहीं होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी बेटी को अपनी टोकरी में फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट रखनी होती थी, इसलिए उसकी बनावट साधारण टोकरियों से अलग थी। उन्होंने कई सालों से बांस की टोकरी नहीं बुनी थी, इसलिए वे थोड़े अनजान से थे। इस प्रक्रिया में उनकी हथेली पर 2 बार कट भी लग गया। उन्होंने अपनी भौहें तक नहीं सिकुड़ी। खून सूख गया और उन्होंने अपना काम जारी रखा। जैसे जैसे वे बुनते गए, वे धीरे धीरे अपनी लय में आ गए और उनके हाथ तेज और अभ्यस्त हो गए। सू युआन ने पालकी का पर्दा उठाया और देखा कि सू चेंग सिर झुकाए बांस की टोकरी बुनने में तल्लीन है। उनका दिल भर आया और वे अपने बगल में बैठे कमजोर बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़े। पिताजी, बूढ़े मार्किस ओल्ड मार्क्वस 2 घंटे पहले जागे थे। इस बार वे तुरंत नहीं सोए और पूरी तरह होश में थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि वे कहाँ हैं। जब सूमो ने उन्हें बताया कि वह परिवार कहाँ रहता है, तो उन्होंने सू युआन, सूमो और चिकित्सक फू की आपत्तियों को अनसुना कर दिया और अपने बीमार शरीर को घसीटते हुए वहां पहुंच गए। सूमो और सू युआन उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। बूढ़े मार्किस ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वे खुद चल सकते हैं। पिता और पुत्र मार्किस के स्वभाव को जानते थे और उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं की। वरना अगर बूढ़ा आदमी फिर से बेहोश हो जाता तो सच में मुसीबत हो जाती। बूढ़े मार्किस का सैन्य प्रशिक्षण बेकार नहीं गया था। पिछले कुछ दिनों में उनके बेहोश होने का मुख्य कारण जहर था। अब जब जहर लगभग निकल चुका था तो वे तुरंत ऊर्जावान महसूस कर रहे थे और कुछ कदम चलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वे धीरे धीरे सू चेंग के पास आए। सू चेंग टोकरी बुन रहे थे कि अचानक उन्हें अपने सिर के ऊपर एक साया महसूस हुआ। उन्होंने कुछ झुंझलाहट के साथ ऊपर देखा। जब उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी है तो उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और रूखेपन से पूछा, आप कौन है? बूढ़े मार्किस ने सू चेंग की भौहें देखी जो बिल्कुल उनकी बहन जैसी थीं, और वे रोमांचित होने से खुद को रोक नहीं सके। तुम सू चेंग हो? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ, मैं हूँ। सू चेंग ने अपनी थकी हुई लंबी टांगें फैलाईं। वह लंबे थे, इसलिए छोटे स्टूल पर बैठना उनके लिए मुश्किल था। बूढ़े मार्किस ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। सू चेंग सहज रूप से पीछे हट गए और उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही मिलता जुलता था। वह उनकी तरह ही थे और उनकी बहन की तरह भी। लेकिन एक चीज की पुष्टि करना अभी बाकी था। क्या तुम मुझे अपना पिछवाड़ा दिखा सकते हो? सू चेंग का शरीर कांप उठा और उन्होंने गुस्से में उन्हें घूरा। वे उछलकर खड़े हो गए और चिल्लाए। बूढ़े मार्किस जमीन पर गिर पड़े और बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की। उद्धरण चिन्ह ... जन्मचिन्ह बर्थमार्क। अपनी बात खत्म करते ही बूढ़े मार्किस की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उनका सिर एक तरफ झुक गया और वे बेहोश हो गए। सू चेंग हक्का बक्का रह गए। 15 मिनट बाद सू शियाओ, जिसे जबरदस्ती जगाया गया था, उबासी लेते हुए सू चेंग के कमरे से बाहर आए। वह बीच वाले कमरे में आए और उसने चिंतित सू युआन, गंभीर सूमो और थोड़े असहज पिता सू चेंग को देखा। सब ठीक है, वे सो रहे हैं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सबने राहत की सांस ली। क्या मैं अंदर जाकर एक नजर देख सकता हूँ? सू युआन ने पूछा। सू शियाओ ने सिर हिलाया। जरूर, देख लीजिए। पिता और पुत्र सू युआन और सू मो बूढ़े मार्किस के पास चले गए। अब मुख्य कमरे में केवल पिता और पुत्री ही रह गए थे। सू शियाओ उलझन में थी। पिताजी, आपने उन्हें क्यों मारा?
सू चेंग ने धीरे से खांसा और बुदबुदाते हुए कहा, उसने मेरा पिछवाड़ा देखने के लिए क्यों कहा? सू शियाओ शियाओ ने कहा, क्या वह? सू चेंग बोला, मैंने तो बस गहरी सांस ही ली थी और वह गिर गया। सू शियाओ शियाओ ने शब्द रह गई। सू चेंग ने उलझन में कहा, बेटी ये सब क्या हो रहा है? वह व्यक्ति कौन है? वह मेरा जन्मचिन्ह क्यों देखना चाहता है? उसे कैसे पता चला? मैं उस सू युआन को जानता हूँ। पिछली बार वह हमारे घर आया था, क्या वह दूसरा उसका बेटा था? वह काफी हद तक वैसा ही दिखता है। जिस व्यक्ति को मैंने बेहोश किया वह उसका पिता था। हम उसका पिता। सू शियाओ शियाओ इस परिवार के स्वभाव को नहीं जानती थी और नहीं चाहती थी कि पिता सू चेन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। ये ठीक था अगर उन्हें शुरू में कोई उम्मीद ना हो, लेकिन उम्मीद के बाद मिलने वाली निराशा सबसे ज्यादा दुखदाई होती है। हालांकि अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सू शियाओ शियाओ ने उन्हें उस जेड पेंडेंट मूंगा के बारे में बताने का फैसला किया। पिताजी, क्या आपको अभी भी अपने पास मौजूद वह जेड पेंडेंट याद है? वही जिसे आप अपनी विरासत मानते हैं? सू चेंग ने कहा, मुझे याद है। क्यों? सू शियाओ शियाओ ने आगे कहा, वह जेड पेंडेंट मूल रूप से एक जोड़ा था। आपने कहा था कि आपको याद नहीं कि वह कहां से आया और शायद आपने उसे कहीं से उठाया होगा। सू चेंग ने कहा, हाँ, और मैंने तो एक जोड़ा उठाया था। बाद में एक टुकड़ा सू परिवार ने चुरा लिया था। मुझे इसके बारे में पता है। सू शियाओ शियाओ ने उनकी ओर स्थिरता से देखा। पिताजी, आपने वे जेड पेंडेंट उठाए नहीं थे। वे शुरू से ही आपके थे। सू चेंग अवाक रह गया। तभी सू मो पास आया और कहा कि बूढ़े माकिस होश में आ गए हैं और उन दोनों को कमरे में आने के लिए कहा। अपने दादा के सूजे हुए चेहरे को देखकर सू मो को आखिरकार समझ आ गया कि उस लड़की शियाओ शियाओ को किन युन को पीटते समय वह रिएक्शन स्पीड कहां से मिली थी। ये निश्चित रूप से विरासत में मिली थी। बूढ़े माकिस की आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी। यहां तक कि सम्राट भी उनके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मार सकते थे, लेकिन सू चेंग ने ऐसा किया था। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने अभी अभी सू चेंग की बातें सुनी थी। उसके पिछवाड़े पर एक जन्मचिन्ह था। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जन्मचिन्ह देखते हैं या नहीं। जिस पल उन्होंने सू चेंग को देखा था उन्हें पता चल गया था कि वह उनकी बहन की संतान है। यह एहसास पहले कभी इतना प्रबल नहीं हुआ था। मुझे बताने दो, सू युआन ने आह भरी। सू चेंग, तुम्हारे हाथ में जो जेड पेंडेंट है वह मेरी बुआ का है। उस समय जब मेरी बुआ वयस्क हुई थी तो मेरे पिता ने उन्हें पेंडेंट का एक जोड़ा दिया था। वे वही हैं जो तुम्हारे हाथ में हैं। राजधानी वापस आने के रास्ते में सू युआन ने बार बार इस बारे में सोचा था। अगर यह सच हुआ तो क्या होगा? क्या होगा अगर सू चेंग वास्तव में उनकी बुआ का वंशज निकला? वह सू चेंग को ये कैसे बताएगा? उसने अनगिनत शब्दों के बारे में सोचा था, लेकिन जिस क्षण उसने अपना मुंह खोला उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में उतना जटिल नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... रास्ते में हम पर हमला हुआ था। इस वजह से बग्घी पलट गई और घोड़ा बिदक गया। बुआ और तुम लापता हो गए थे। बाद में बुआ मृत पाई गईं, लेकिन तुम हमें नहीं मिले। पिछले 2 रातों के बुरे सपने सू चेंग के दिमाग में बार बार कौंधने लगे। एक पागल घोड़ा, कभी न खत्म होने वाला पीछा और जमीन पर फैला खून। एक महिला जिसका चेहरा धुंधला हो चुका था, खून के तालाब से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने उसे थोड़ी देर के लिए कसकर गले लगाया, अपने दांत भींचे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ठंडी झील में धकेल दिया। वह धीरे धीरे झील की ठंडी गहराई में गिरता चला गया। उसने हमलावर की तलवार को उसके शरीर के आर पार होते देखा। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर मुस्कुराई जब वह झील के तल की ओर गिर रहा था। उसके होंठ हिले जैसे कह रहे हो, जियो शेर, तुम्हें जीना होगा। जैसे ही रात हुई सभी घरों में खाना पकने लगा। नाशपाती के फूल वाली गली पियर ब्लॉसम लेन से भोजन की सुगंध तैरने लगी। सू शियाओ शियाओ बूढ़े माकिस और अन्य लोगों को प्रवेश द्वार तक छोड़ने गई। तुम, क्या कुछ और है जो तुम जानना चाहती हो? तुम सब कुछ पूछ सकती हो, सू युआन ने कहा। सू शियाओ शियाओ ने पीछे मुड़कर सू चेंग के बंद दरवाजे को देखा और शांति से पूछा, क्या आपने हत्यारे को ढूंढ लिया है? सू युआन ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें ढूंढ लिया था। वे पास के डाकुओं का एक समूह था। सू शियाओ शियाओ ने कहा, क्या ऐसा ही है? सू युआन ने आह भरी। इसमें वाकई कुछ संदिग्ध है। हम चुपके से इसकी जांच करेंगे। असल में उस समय चचेरे भाई के गायब होने के बाद किन सू ने कभी तलाश नहीं छोड़ी। हम किन उपनाम वाले बच्चे की तलाश कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसने बहुत पहले ही अपना नाम बदलकर सू चेंज कर लिया था।
उसे याद नहीं है। शायद उस समय उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। सू शियाओ शियाओ ने कहा, मेरे पिता भी अभी बहुत उत्तेजित परेशान हैं। अगर उसे पता होता कि सच्चाई इतनी क्रूर है तो शायद उसने इसके बारे में और सोचा होता। सू शियाओ शियाओ ने शांति से कहा, मुझे आपके परिवार के झगड़ों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे पिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न अतीत में और न ही भविष्य में। सू युआन ने सू शियाओ शियाओ की आंखों में एक अतुलनीय दृढ़ संकल्प देखा। इस समय वह 16 साल की लड़की की तरह नहीं लग रही थी। उसकी अदम्य इच्छाशक्ति मानो सू चेन के लिए सबसे कठोर कवच बनाना चाहती थी। सू युआन को याद नहीं था कि वह आखिरी बार कब इतना हैरान हुआ था। यह उसकी बुआ का वंशज था। उसने दृढ़ता से कहा, झेनबेई के माकिस भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे अब किसी को उन्हें परेशान नहीं करने देंगे और न ही उन्हें फिर से खोएंगे। सू शियाओ शियाओ के हाव भाव बहुत शांत थे। मैं अपने पिता की रक्षा खुद करूंगी, ये कहकर वह मुड़ी और आंगन के अंदर चली गई। बूढ़ा माकिस अभी भी अपनी गंभीर बीमारी से उबर नहीं पाया था और किसी भी तरह की थकान सहन नहीं कर सकता था। सू चेन का मुक्का खाने के बाद वह तुरंत आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गया। चिकित्सक फू बगल से उसकी देखभाल कर रहे थे। सू युआन और सू मो बगल के अध्ययन कक्ष स्टडी में चले गए। खुबानी के फूल वाले गांव एप्रिकॉट फ्लावर विलेज में पहली बार सू चेन को देखने पर सू युआन को धुंधला सा एहसास हुआ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद एक के बाद एक बड़ी खबरें आती गईं। सू युआन बार बार इस सवाल पर आ जाता था कि क्या सू चेन उसका चचेरा भाई है। आज सच की पुष्टि होने के बाद आखिरकार उसने राहत महसूस की। असल में पिताजी, आपने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था, है ना? सू मो ने कहा। सू युआन ने इससे इनकार नहीं किया। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मुझे अपनेपन और निकटता का एहसास हुआ था। हालांकि मामला बहुत बड़ा है, मुझे गलती होने का डर था। सू मो ने संदिग्ध होकर पूछा, अगर सू चेन बुआ का खून है तो ड्यूक प्रोटेक्टर का क्या मामला है? पिताजी, क्या आपको याद है कि वह उस समय किन परिवार में कैसे वापस आया था? उस समय सूमो के जन्म से पहले उसे किनचे द्वारा अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के बारे में पता चला था। हालांकि एक कनिष्ठ जूनियर होने के नाते वह स्थापित तथ्यों पर सवाल नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे प्रासंगिक विवरणों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। सू युआन ने 20 साल पहले की घटनाओं को याद किया। मैं उस समय राजधानी में नहीं था। मैंने बाद में तुम्हारे दादाजी से सुना था कि उसने पहले किन परिवार को ढूंढा और कहा कि वह ड्यूक का बेटा है। शुरू में नौकरों ने उसका विश्वास नहीं किया और उसे भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया। उसने हार नहीं मानी और हर दिन आता रहा। आखिरकार वह एक पुराने कारिंदे स्टुअर्ट से मिला। सूमो ने विचारपूर्वक कहा, मुझे लगा कि वह सीधे ड्यूक प्रोटेक्टर से मिला था। सू युआन थोड़ा मुस्कुराया। ये कैसे संभव है? ड्यूक का दर्जा बहुत कीमती है। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति उनके सामने परेशानी खड़ी करता तो उन नौकरों को निवास में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूमो ने सिर हिलाया। ये सच है, सू युआन ने आगे कहा। उस पुराने कारिंदे ने कभी छोटे हाई ड्यूक की देखभाल की थी। 10 साल बाद उसका चेहरा बदलना अपरिहार्य था, लेकिन उस व्यक्ति की भौहों के बीच अभी भी अतीत की कुछ झलक बाकी थी। उस जैड पेंडेंट के साथ पुराना कारिंदा उसे ड्यूक प्रोटेक्टर के पास ले गया। सूमो ने भौहें सिकोड़ी। फिर पिता और पुत्र का पुनर्मिलन हुआ। मैंने आज दादाजी से सुना कि वहां एक जन्मचिन्ह भी है। उस बच्चे के पास भी है। सू युआन एक पल के लिए रुका। उन्होंने खून की जांच, ब्लड टेस्ट भी की थी। सूमो ने कहा, खून की जांच सटीक नहीं होती। सू युआन ने उलझन में सिर हिलाया। तुमने ये किससे सुना? सूमो ने कहा, चिकित्सक फू से। उन्होंने कहा कि पानी में कुछ मिलाकर 2 लोगों के खून को मिलाना संभव है। ये पहली बार था जब सू युआन ने इसके बारे में सुना था, लेकिन चिकित्सक फू के कौशल को देखते हुए ये सच होना चाहिए था। सूमो ने कहा, पिताजी। सू युआन बोला, मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह पहले ही ड्यूक की उपाधि का उत्तराधिकारी बन चुका है। अगर उसने वास्तव में सम्राट को नाराज किया तो दोनों परिवार इसमें फंस सकते हैं। सूमो कहना चाहता था कि उसका वह मतलब नहीं था। भले ही वह स्वभाव से ठंडा था, लेकिन वह दूसरों को बिना किसी विरोध के अपने हक पर कब्जा नहीं करने देगा। सू युआन की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने कहा, मो, क्या तुम जानते हो कि जब मैंने सू चेन को आंगन में बैठकर बांस की टोकरी बुनते देखा तो मुझे कैसा लगा? अगर उस समय वह दुर्घटना न हुई होती तो आज वह विलासिता में रह रहा होता। ड्यूक की हवेली का युवा मालिक आम लोगों के बीच भटक रहा है, एक चरवाहा बनकर और सैकड़ों परिवारों के साथ पलकर बड़ा हुआ।
सू युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, यहाँ तक कि मुझे भी इतना बुरा लग रहा है। तुम्हारे दादाजी को शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे उनके दिल पर चाकू से वार किया जा रहा हो। बूढ़े मार्किस ने केवल इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन अगर वह बेहद दुखी नहीं होते तो निवास लौटते ही खुद को कमरे में क्यों बंद कर लेते। सू मो ने पूछा, पिताजी, दादाजी की क्या योजनाएं हैं? सू युआन ने कुछ देर विचार किया और आह भरी। तुम्हारे दादाजी के व्यक्तित्व को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से पुराने प्रोटेक्टर ड्यूक को सीधे सब कुछ बताने की योजना बना रहे हैं। सू मो ने सू युआन के हाव भाव को परखा। ऐसा लगता है कि पिताजी की राय अलग है। सू युआन ने इनकार नहीं किया। यह अलग राय नहीं है। मुझे बस लगता है कि हम पहले ही एक बार गलत जा चुके हैं और दूसरी बार गलत नहीं हो सकते। अगर, मेरा मतलब है अगर, सू मो ने अपने पिता की ओर से बात पूरी की, अगर उस समय की दुर्घटना प्रोटेक्टर ड्यूक की हवेली से संबंधित है तो चाचा और अन्य लोग खतरे में पड़ जाएंगे। सू युआन ने कहा, सही कहा। सू मो ने गंभीरता से कहा, पिताजी, चूंकि चाचा राजधानी में हैं, इसलिए यह मामला जल्द या बाद में सामने लाना ही होगा। इसे बाद में करने से बेहतर है कि अभी किया जाए। सू युआन ने अपने बेटे की ओर देखा। तो तुम अपने दादाजी के कदमों से सहमत हो? सू मो ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। हालांकि पिताजी की चिंताएं निराधार नहीं हैं। क्यों ना हम ऐसा करें? दादाजी अगले कुछ दिनों तक बाहर नहीं जा पाएंगे। मैं जल्दी से सच्चाई का पता लगा लूंगा। अगर मुझे वास्तव में कुछ भी पता चलता है तो दादाजी को योजना बदलने के लिए कहना बहुत देर नहीं होगी। सू युआन ने कुछ देर सोचा। ठीक है। जब सू चेन की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह सू एर्गो के कमरे में लेटा है। वह अजीब तरह से उठकर बैठ गया। मैं यहाँ क्यों सोया? 3 प्यारे छोटे सिर पास आए और उसे देखकर पलके झपकाने लगे। दादाजी, ओह! सू चेंग ने उनके सिर सहलाए। सू शियाओ शियाओ गर्म पानी का तसला लेकर अंदर आए। दादाजी जाग गए हैं। सब ठीक है। जाओ खेलो। तीनों घर से बाहर चले गए। सू चेंग ने अपना सिर खुजलाया। सू शियाओ शियाओ रुकी। पिताजी, क्या आपको याद नहीं है? सू चेंग ने भौहें सिकुड़ी और याद करने की कोशिश की। क्या हमारे घर कोई मेहमान आया है? सू शियाओ शियाओ ने उन पर एक नजर डाली और चुपचाप गर्म पानी मेज पर रख दिया। हाँ, सू युआन यहाँ थे। क्या आपको अभी भी वह याद है? सू चेंग ने कहा, मुझे याद है। मैंने ही उसे बांधा था। उसे बचाया था। बेटी, तुमने तो उसकी बीमारी का इलाज भी किया था। क्या वह भी राजधानी लौट आया है? वह हमारे घर क्यों आया? नहीं, क्या वह अपने बेटे और पिता के साथ आया था? सू शियाओ शियाओ ने कहा, हाँ। सू चेंग ने स्वीकार किया कि उसे याद है। तो क्या मैंने उसके पिता को पीटा? सू शियाओ शियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उन्हें क्यों पीटा? पिता सू चेंग अब और नहीं सोच पा रहे थे। उन्होंने अपना सिर खुजलाया। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? सू शियाओ शियाओ ने शांति से कहा, आपको नींद आ रही थी और आप ऊँघ रहे थे। उन्होंने आपको जगा दिया, इसलिए आपने उन्हें पीट दिया। सू चेंग ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। ये कुछ ऐसा ही था जैसा वह कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास एक धुंधली सी छवि क्यों थी? क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। उन्होंने धीरे से खांसा। मैंने उन्हें बहुत बुरी तरह तो नहीं पीटा, है ना? वह आखिर एक माकिस थे। नहीं, वे नाराज नहीं हैं। नहीं, उसने मन ही मन बुदबुदाया, वे बहुत खुश थे। वे आपको बहुत कीमती मानते हैं और 2 और मुंह के खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ? जब आप सो गए तो बूढ़े मार्किस ने आपका कमरा उधार ले लिया, इसलिए एर्गो आपको अपने कमरे में ले आया। सू चेंग को समझ आ गया। अच्छा, तो ये बात है। बेशक पिता सू चेंग सोए नहीं थे। वह बेहोश हो गए थे। बेहोश होने से पहले उनके चेहरे पर बहुत संघर्ष और दर्द दिख रहा था। सू शियाओ शियाओ ने अंदाजा लगाया कि उन्हें अपने बचपन की कोई बुरी बात याद आ गई थी। जब किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह सदमा असहनीय होता है तो मस्तिष्क स्वचालित रूप से डिफेंस मैकेनिज्म, बचाव प्रणाली को सक्रिय कर देता है और उस स्मृति को जबरदस्ती मिटा देता है। दूसरे शब्दों में, सू चेंग को चयनात्मक भूलने की बीमारी, सेलेक्टिव एमनीजिया थी। हालांकि यह असली भूलने की बीमारी नहीं थी। इसके बजाय इसने उनके अवचेतन मन में दर्दनाक स्मृति के टुकड़ों को सील कर दिया था। एक बार उत्तेजित होने पर दर्दनाक यादें वापस आ जाएंगी। गंभीर मामलों में स्मृति प्रतिरोध हो सकता है, जिससे उनकी चेतना भ्रमित हो सकती है और वे कोमा में गिर सकते हैं, जैसा कि अभी हुआ था। जब वे फिर से जागेंगे तो 2 परिणाम होंगे, या तो उस स्मृति को पूरी तरह स्वीकार कर ले या उससे जुड़ी यादों को भूल जाएं।
पिता सू चेंग की प्रतिक्रिया को देखते हुए, ये दूसरी संभावना होनी चाहिए। अपने पिछले जीवन में वह सर्जरी की विशेषज्ञ थी। वह ऐसे बहुत से मामलों के संपर्क में नहीं आई थी। उन्हें धीरे धीरे ये समझना होगा कि इनका इलाज कैसे किया जाए। वे हमारे घर क्या कर रहे हैं? सू चेंग ने पूछा। क्या वे तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं? सू श्याओ श्याओ ने कहा, हाँ, वे मेरे पास दवा लेने आए थे। चिकित्सक फू के लिए निवास में दवा तैयार करना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए मैं जड़ी बूटियां खरीदने फार्मेसी गई थी। वे पास से गुजर रहे थे और दवा लेने आ गए। ओह! पिता सू चेंग ने अपनी बेटी की बातों पर शक नहीं किया। गुड़ उनके पेट से आवाज आए। उन्होंने सू श्याओ श्याओ की ओर एक भूखी सफेद बिल्ली की तरह उम्मीद भरी नजरों से देखा। बेटी, मुझे भूख लगी है। सू श्याओ श्याओ मुस्कुराए। मैं खाना बनाती हूँ। बेटी। सू चेंग ने चारों ओर देखा। मेरा दामाद कहाँ है? वह कहाँ गया? क्या? सू श्याओ श्याओ ने पूछा। सू चेंग ने दूसरे आंगन की मुख्य शाखा की ओर इशारा किया। दामाद, वह अभी तुम्हारे कमरे में ही था। उस समय मुख्य कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला था। एक नजर में वहां कोई नहीं दिख रहा था। सू श्याओ श्याओ दंग रह गई। वह यहाँ है, सू चेंग ने कहा। वह सुबह ही आ गया था। पिता सू चेंग सुबह देर तक सोए थे। जब उन्होंने वेई टिंग को कमरे में खड़े देखा तो पूछने पर पता चला कि वेई टिंग काफी समय से वहां मौजूद था। सू श्याओ श्याओ के मुंह के कोने फड़फड़ाए। उसे यह जगह कैसे मिली? सू चेंग ने अजीब तरह से पूछा। क्या तुमने उसे नहीं बताया था कि यह कहाँ है? वह मूर्ख नहीं है। जाहिर है वह इसे ढूंढ सकता है। सू श्याओ श्याओ बुदबुदाई। मुख्य बात यह है कि मैंने उसे बताया ही नहीं था। पास ही रात के अंधेरे में दो आकृतियां खामोश खड़ी थीं। गुप्त रक्षक सीक्रेट गार्ड ने एक जटिल भाव के साथ अपने युवा मालिक की ओर देखा। वेई टिंग छत के नीचे बिना हिले डुले खड़ा था, उसकी आंखें सामने की ओर उदासीन थीं। उसने 1 घंटे से अधिक समय से यही मुद्रा बनाए रखी थी। साफ था कि वह बहुत विचलित एजिटेटेड था। गुप्त रक्षक ने मन ही मन आह भरी। विचलित क्यों न होता? वह मोटी लड़की जिसने युवा मालिक का अपहरण किया था, वास्तव में प्रोटेक्टर अंगरक्षक राजवंश की संतान थी। उसकी हड्डियों में किन और सू परिवारों का खून दौड़ रहा था। बूढ़े जनरल वेई किन और सू परिवारों के हाथों मारे गए थे। वे निश्चित रूप से कट्टर दुश्मन थे। सब खत्म हो गया, सब सच में खत्म हो गया। सू श्याओ श्याओ पिता सू के कमरे से बाहर आए और नन्हे बच्चों के नहाने के लिए पानी उबालने वाली थी। जब वह मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वे तीनों दरवाजे पर खड़े बाहर की ओर देख रहे हैं। सू श्याओ श्याओ चलकर पास गई। दाहू एरहू श्याओ, तुम क्या देख रहे हो? तीनों जल्दी से मुड़े। उनकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। तीनों ने कुछ नहीं कहा। सू श्याओ श्याओ पिछले 3 महीनों से मां का कर्तव्य निभा रही थी। वह अंदाजा लगा सकती थी कि नन्हे बच्चे क्या सोच रहे हैं। वह नीचे झुकी और तीनों नन्हे साथियों को गंभीरता से देखा। क्या तुम डैडी को ढूंढ रहे हो? तीनों की आंखों में एक चमक आई। ऐसा ही लग रहा था। हालांकि वे तीनों नहीं चाहते थे कि वेई टिंग उन्हें छीन ले, लेकिन आखिर वह उनके पिता थे। वे उनका वापस आना कैसे नहीं चाहेंगे? 1 महीने बाद सू श्याओ श्याओ का गुस्सा लगभग शांत हो चुका था। जब नन्हे बच्चों ने फिर से मासूमियत से उसे देखा तो उसका दिल अवचेतन रूप से पिघल गया। पहले सो जाओ, शायद कल तुम्हारे पिता वापस आ जाएंगे। तीनों आज्ञाकारी होकर चले गए। सू श्याओ श्याओ ने आसमान की ओर देखा। अचानक उसके कान फड़फड़ाए और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। कौन है? उसने दीवार के पास रखा बड़ा कुदाल को उठाया और बाहर निकल गई। जैसे ही वह बगल के घर के बीच वाली गली में पहुंचे, वह एक जाने पहचाने और फिर भी अजनबी चेहरे से टकरा गई। जाना पहचाना उस व्यक्ति की साफ भौहें थीं। अजनबी ये था कि उसने अपने मोटे कपड़े उतार दिए थे और एक कुलीन परिवार के युवा मालिक के कशीदाकारी वाले कपड़े और जूते पहन लिए थे। वह सुंदर था और उसमें एक अद्वितीय भव्यता थी। देर रात का समय था और सू श्याओ श्याओ अचानक उसकी सुंदरता के हमले का शिकार हो गई। क्यों? तुम यहाँ कैसे? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। वेई टिंग ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। शायद इसलिए कि वह राजधानी लौट आया था। उसका पूरा आभास गांव की तुलना में अलग था। वह ठंडा और अलग थलग था, लेकिन उसमें एक कुलीन युवा मालिक की उद्दंडता और अहंकार था। एक कुदाल, हम। इस चुंबकीय आवाज ने कानों और दिल में गुदगुदी कर दी। ओह नहीं, इस शरीर का पागलपन आकर्षण फिर से जाग रहा है। ये हर समय एक बोझ की तरह था। वह साफ तौर पर इस व्यक्ति के साथ हिसाब बराबर करने जा रही थी, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। सू श्याओ श्याओ ने अपना हाथ मरोड़ा। वह इस प्यार में पागल मूर्ख का इलाज जल्द या बाद में कर ही देगी।
ये चोरों से बचने के लिए है। क्यों, मैं नहीं रख सकती। ठीक है, कौन सा चोर तुम पर निशाना साधने की हिम्मत करेगा? वे वाकई मौत को दावत दे रहे होंगे। अच्छा है कि तुम्हें पता है। सु शियाओ ने कुदाल आंगन के दरवाजे के पीछे फेंक दी और अपने हाथों को झाड़ा। उसने बेरुखी से पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वेई टीन हल्का सा हंसा। तुम्हारे लहजे से ऐसा लगता है जैसे तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह छिपाया था। सु शियाओ ने कहा, मैंने खुद को नहीं छिपाया था। वेई टीन ने व्यंग्य किया। फिर बिना एक शब्द कहे मेरे बेटों को कौन भगा ले गया? सु शियाओ ने गंभीरता से कहा, वह अपहरण नहीं था। मैं बच्चों को राजधानी ला रही थी। वेई टीन ने ताना मारा। यह अपहरण ही है। सु शियाओ ने शब्द रह गई। उसने उसे घूरा, अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी ने उसे कैसे ढूंढा। क्या सु यूनियांग ने उसे बताया था? यह असंभव था। सु यूनियांग को उसका सही पता नहीं मालूम था। ग्रैंड मास्टर हुई जुए। सु शियाओ ने घूरा। तुम ग्रैंड मास्टर हुई जुए को जानते हो? वेई टीन ने बस इतना कहा, हूँ दीदी। सु एर्गो तेजी से चलकर आया। जब उसने वेई टीन को देखा तो वह चिल्लाया, जीजा जी, आप वापस आ गए। वेई टीन ने सिर हिलाया। काफी देर हो गई है। क्या तुम बाहर जा रहे हो? सु एर्गो ने अपना सिर खुजलाया। दाहू और अन्य लोग चीनी जमी हुई नागफनी कैंडीड हॉथॉर्न खाना चाहते हैं। मैं उनके लिए खरीदने जा रहा हूँ। तीनों नन्हे जानते थे कि सु शियाओ उन्हें यह नहीं खाने देती और पिता सु चेंग कंजूस हैं, वे उनके लिए यह नहीं खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने सु एर्गो को निशाना बनाया। घर में सु एर्गो को मूर्ख बनाना सबसे आसान था। वेई टीन ने सु एर्गो से कहा, तुम्हारी दीदी और मैं जाकर इसे खरीद लाएंगे। आह, जरूर। सु एर्गो मुड़ा और बीच वाले कमरे में वापस चला गया। सु शियाओ अवाक रह गई। वह आखिर किसका भाई था? उसने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था। वेई टीन ने उसकी ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम टहलने चल रही हो? एक नन्ही मोटी मोरनी ने अपना सिर झटका और शान से चल दी। छत पर बैठे गुप्त रक्षक ने अपना सिर खुजलाया। यह मोटी लड़की सु परिवार के सामने काफी ठंडी रहती थी, लेकिन उसके युवा मालिक के सामने वह अलग थी। युवा मालिक अजीब थे, लेकिन ये लड़की भी वैसी ही थी। दोनों ही अजीब थे। वे दोनों अंतहीन सड़क पर चल रहे थे। एक प्राचीन काल में शायद ही कभी देखी जाने वाली मोटी लड़की थी और दूसरा बेहद हैंडसम आदमी। रास्ते में ऐसा कोई नहीं था जिसने मुड़कर उन दोनों को न देखा हो। उन्हें दुनिया की नजरों की परवाह नहीं थी और वे खुलेआम आगे बढ़ रहे थे। वह मूल रूप से बच्चों के लिए नागफनी खरीदने आई थी, लेकिन चलते चलते सु शियाओ का पेट गुड़गुड़ाने लगा। वह पूरी रात व्यस्त थी और दिन भर सोने के बाद सु परिवार आ गया। मामलों का सिलसिला अभी थमा ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसने खाना नहीं खाया है। आसपास भुने हुए शकरकंद नहीं मिल रहे थे। उन उस्मानथस ऑस्मिंथस चावल की शराब वाले ग्लूटेन बॉलस का स्वाद काफी अच्छा है, वेई टीन ने कहा। सु शियाओ एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर ठंडे भाव के साथ उसी दिशा में चल दी। दोनों ने लॉबी में एक खाली मेज ढूंढी और बैठ गए। वेई टीन ने ग्लूटेन बॉलस के 2 कटोरे, एक विशेष तला हुआ मांस, पॉट फ्राइड मीट और ठंडे साइड डिश की एक प्लेट मंगवाए। ग्लूटेन बॉलस में कोई भरावन नहीं था। उनकी बनावट मुलायम और थोड़ी चबाने वाली थी। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने पिछले जीवन में बचपन में अपनी नानी के घर खाया था। शायद इसलिए कि यह सब हाथ से बनाया गया था और मशीन से बने बॉलस जैसा चिकना नहीं था, सु शियाओ को वास्तव में ये स्वाद ज्यादा पसंद आया। उसने चम्मच दर चम्मच खाना शुरू किया और अनजाने में आधा कटोरा खा लिया। जब वह होश में आई तो उसकी भौहें फड़कने लगीं। वह डाइट पर थी। उसने इतना क्यों खा लिया? लेकिन इसे छोड़ना बर्बादी होती। उसने कड़वाहट के साथ कटोरे को देखा और मन ही मन गणना करने लगी कि इसे पचाने के लिए कल उसे कितनी मेहनत करनी होगी। तभी मांस की प्लेट मेज पर आ गई। वेई टीन ने उसे अपनी ओर खिसकाया और देखा कि वह आधे बचे कटोरे को घूर रही है। उसने पूछा, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? मैं डाइट पर हूँ, उसने कड़ाई से कहा। वेई टीन ने असहमति में भौहें सिकोड़ी। क्या तुम बांस की छड़ी की तरह पतला होना चाहती हो? सु शियाओ ने व्यंग्य किया। क्या तुम मर्दों को कोमल और दुबली लड़कियां पसंद नहीं है? वेई टीन रुका। तो क्या तुम मेरे लिए दुबली हो रही हो? सु शियाओ ने अपनी चॉपस्टिक उठाए। बिल्कुल नहीं। उसने तले हुए मांस का एक टुकड़ा खाया। ओह, कितनी सुगंध थी। मांस के बाद वेई टीन ने सॉस वाली बत्तख डक विद सॉस की एक और प्लेट मंगवाए। बत्तख को भुना गया था। उसकी खाल कुरकुरी थी और मांस रसीला, तेल से भरपूर और नमकीन था।
सू शियाओ ने पूरी तरह हार मान ली और पेट भरकर खाया। वेई टिंग ने भी काफी खाया था, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता था। उसके शरीर की बनावट साफ थी। सू शियाओ ने उसके शरीर को देखा, जो कपड़ों में छरहरा और बिना कपड़ों के बलशाली लगता था। उसे गहरी जलन हुई। जब वे दोनों नागफनी खरीदने गए तो केवल 3 डंडियां ही बची थीं। यह आखिरी बिक्री है, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। कुल 110 तांबे के सिक्के, विक्रेता ने कहा। वेई टिंग ने भुगतान किया और उसके साथ वापस चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपनी आंख के कोने से एक पालकी देखी। उसने एक हाथ से नागफनी पकड़ी और दूसरे हाथ से सू शियाओ की कलाई पकड़कर उसे बगल की गली में खींच लिया। गली अंधेरी और नम थी। दोनों रात के साये में घिर गए। वेई टिंग ने उसे ठंडी दीवार के सहारे घेर लिया। शशश उसने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसका लंबा और सीधा शरीर उसके सामने एक ढाल बन गया। मार्च की रात थोड़ी ठंडी थी, लेकिन सू शियाओ को गर्मी ज्यादा लगती थी, इसलिए उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे। उसकी त्वचा कोमल थी और दीवार सख्त, जिससे उसे दर्द हो रहा था। उसने अनजाने में भौहें सिकुड़ी। वेई टिंग रुका और अपना कोमल हाथ पीछे ले गया। उसने दीवार और सू शियाओ की पीठ के बीच अपना हाथ रख दिया। उसकी हथेली उसकी नाजुक पीठ को सहारा दे रही थी। साधारण लोग कपड़ों की परतों के माध्यम से उसकी हथेली की गर्मी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसका शरीर बहुत संवेदनशील था। वह उसकी गर्माहट को साफ महसूस कर सकती थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन हथेली गर्म। वह गर्मी कपड़ों से होती हुई उसकी त्वचा को धीरे धीरे छू रही थी। उसका अनूठा आभास उसे घेरे हुए था, और यहाँ तक कि उनकी सांसें भी एक दूसरे में मिल रही थीं। धत्तेरे की। उसका मन शांत था, लेकिन शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। एक पल के लिए उसके पैर जवाब दे गए। उसने समय रहते उसकी कोमल कमर थाम ली। माफ करना, उसने धीमे से कहा। उसने अपना सिर झुकाया और उसके होठों के कोने को चूमने के करीब आया। वे वास्तव में छुए नहीं थे, लेकिन उनके बीच केवल 1 मिलीमीटर की दूरी थी। यह आदमी चलता फिरता हार्मोन था। पिछले जीवन में भी वह उसे कई बार मुड़कर देखती। सू शियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर की प्रवृत्तियों से लड़ने लगी। वह कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसके पैर ढीले नहीं पड़ सकते थे, उसकी कमर नहीं झुक सकती थी। वह कहाँ गया? मैंने अभी 7वें नंबर लिटिल 7 को देखा था। मैडम, क्या आपने गलत देखा? क्या युवा मालिक मंदिर में भिक्षु बनकर साधना नहीं कर रहे? वे सड़कों पर क्यों भटकेंगे? मैंने गलत नहीं देखा, वह 7वां ही था। जाओ उसे गली में ढूंढो। वेई टिंग का हाथ, जो सू शियाओ की पीठ पर था, अचानक ऊपर गया और उसने उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। उन्होंने ऐसा दिखाने का नाटक किया जैसे वे गहरे आलिंगन में हों। अया, वह व्यक्ति जो उन्हें ढूंढने आया था, अपनी आंखें ढककर भागा। वे दोनों एक संदिग्ध स्थिति में थे। रात गहरी थी और उनकी सांसें और दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। वेई टिंग की पलकें कांपी। वह अपना हाथ उसकी कमर से हटाना चाहता था। हिलना मत, सू शियाओ ने कहा। क्या बात है? वेई टिंग ने धीमी और भारी आवाज में पूछा। सू शियाओ ने अपना चेहरा उससे दूर घुमा लिया। मेरे पैर कांप रहे हैं।